हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी क्लास चल रही है डॉक्टर अजय रावत सर की बुक को कंप्लीट करवाने की, इसका यहाँ पे आज पार्ट 6 है। देखिए दोस्तों, एमसीक्यूज के माध्यम से, डिटेल डिस्कशन के माध्यम से आपको हम कंप्लीट करवाते हैं। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो पार्ट 6 है। इससे पहले हमने 5 पार्ट करवाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर जरूर देखें। देखिए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लगभग पेज नंबर 206 से लेकर लगभग 260 तक है। यानी आज हम पेज नंबर 206 से लेकर 260 तक कंप्लीट कर देंगे। और इससे पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर 205 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। जहां पे दोस्तों हमने आपको प्रागैतिहासिक काल से लेकर जो हेनरी रेमजे तक था वहां तक आपको डिस्कस करवाया था। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और यहां पे ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं अपनी नई क्लास की। देखिए यहां तक दोस्तों हमने डिस्कस किया था, जैसे यहाँ पे ट्रेल वगैरह हो गया है ना, इसके महत्वपूर्ण कार्य वगैरह हमने डिस्कस किए थे। फिर यहाँ पे जैसे ट्रेल से संबंधित कुछ और बातें थी, है ना। और यहीं पे जैसे कमिश्नर पद थे, गोबान वगैरह, गोमती पुल में पुल बनाने का कार्य जो 1848 में हुआ था, हेनरी रेमजे लुन्सिगटन, इन सभी को हमने यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन से चलते हैं। 15 क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे और 15 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहां तक ये था। और अब है दोस्तों यहाँ पे 16 क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा। ये है आज का पहला क्वेश्चन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पे, और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि वह कमिश्नर कौन था जिसने ठेकेदारी व्यवस्था बंद की और वृक्षों पर चिन्ह लगाने की जो प्रथा थी वह शुरू की थी। बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। हेनरी रेमजे होगा, ट्रेल होगा, लुन्सिगटन होगा या फिर बेटन होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए वह कमिश्नर जिसने ठेकेदारी व्यवस्था शुरू की थी और वृक्षों पर चिन्ह लगाने का कार्य जो शुरू किया था वह किया था हेनरी रेमजे ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कल दोस्तों हमने हेनरी रेमजे से संबंधित यहां पे कुछ फैक्ट देखे थे। एक बार आप यहां पे जल्दी जल्दी देख लीजिए। और जो 2 नए फैक्ट आज बने हैं उन्हें भी आप यहां पे ऐड कर दीजिए। देखिए सबसे पहले कार्यकाल था 1856 से लेकर 1884 तक। 1854 में इसने कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी अल्मोड़ा में। फिर देखिए कि 1857 में के पश्चात जो नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में जो विकास का श्रेय जाता है वो हेनरी रेमजे को जाता है। 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी। 1858 में जो प्रथम मेथोडिस्ट चर्च है उसकी स्थापना इसी के काल में हुई थी, पादरी बटलर द्वारा नैनीताल में की गई थी। और फिर नैनीताल में हिल सेफ्टी कमेटी की बात करें 1867 में, भूस्खलन 1880 में, और यहाँ पे ये कुछ स्कूल है। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 2 नए पार्ट आपको यहाँ पे ऐड करने हैं और वे पढ़ने हैं। देखिए 1858 में ठेकेदारी व्यवस्था को हेनरी रेमजे ने बंद करवाया था। तो एक ईयर आपको यहाँ पर ये हो चुका है कि 1858 में हेनरी रेमजे ने जो ठेकेदारी व्यवस्था है उसे बंद करवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा वृक्षों पर चिन्ह लगाने की जो प्रथा है वो हेनरी रेमजे ने शुरू की थी। तो 2 नए फैक्ट दोस्तों यहाँ पे हेनरी रेमजे से हो गए। और आगे भी जैसे कुछ नए फैक्ट आते जाएंगे, क्योंकि अभी 200 पेज और हैं ब्रिटिश गढ़वाल के, ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं के। तो अगर कोई और फैक्ट आते हैं तो वह भी हम ऐड करते चलेंगे। तो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा कि गैर विनियमित क्षेत्र यानी नॉन रेगुलेशन जो टेरिटरी थी को विधान सम्मत बनाए रखने के लिए किस वर्ष शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट। आपको ईयर पूछा जाएगा कि यह एक्ट कब पारित किया गया था। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। 1873, 1874, 1864 या फिर 1937। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए जरा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए। तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 1874। 1874 को जो गैर विनियमित क्षेत्र यानी नॉन रेगुलेशन जो टेरिटरी था, यानी उसे विधान सम्मत बनाए रखने के लिए, यानी उसे वैसे ही बनाए रखने के लिए शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित किया गया था 1874 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर कुछ और ईयर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1883 की बात करें तो अभी बात की थी तराई इंप्रूवमेंट फंड हो गया। और यहीं पर दोस्तों जैसे बात करें यहाँ पे देखिए कि 1864 की बात करते हैं। तो 1864 में जो यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, राज्य के उच्च न्यायालय ने कुमाऊं का अपना जो न्यायाधिकार है वो खो दिया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यहीं पर यानी इस साल से कुमाऊं में जो कमिश्नर पद होता था वह स्वयं में एक उच्च न्यायालय का पद बन गया था, यानी उसी का सबका डिसीजन होता था। तो देखिए दोस्तों 1864 का भी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि कमिश्नर का पद कुमाऊं में यानी कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में एक उच्च न्यायालय के रूप में आधिकारिक रूप से कब बन गया था? तो कब बन गया था? 1864 को बन गया था। तो यह फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद करना। और फिर यहीं पे दोस्तों 1937 की बात करें, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था उसके माध्यम से यानी फिर एडॉप्शन ऑफ इंडिया लॉज आया था, जिसके माध्यम से 1937 के तहत जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट थे इसे यहां पर समाप्त कर दिया गया था। देखो दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर यह हो चुका है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर यहां पे 18, और इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पद होता था? ऑप्शन है आपके पास खेकर, थातवान, सिरतान या फिर पक्का खेकर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? खेकर, थातवान, सिरतान या फिर पक्का खेकर। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा, वो मिलेगा थातवान। थातवान में सबसे बड़ा पद होता था, यानी इन सभी से खेकर, सिरतान, पक्का और खेकर, यानी जो पक्का खेकर है। देखिए सबसे पहले तो यहां पे देखिए जो थातवान है, थात कहते हैं भूमि को, और थातवान यानी भूमि का स्वामी, और ये भूमि का स्वामी यानी जो भूमि होगी उसको स्वामी होगा। अब यहां पे जो भूमि होती थी इसमें कुछ व्यक्ति काम करते थे, यानी कोई काम करते होंगे, और जो काम करते थे दोस्तों, जो यहां पे जो कृषक काम करते थे थातवान के अंतर्गत रहकर, उसके अंडर रहकर, तो देखिए उन्हें कहते थे यहां पर खेकर, यानी थातवान के यहां कृषि कार्य करने वाले को क्या कहते थे? उन्हें कहते थे खेकर। अब खेकर दो प्रकार के होते थे, एक होते थे कच्चे खेकर और एक होते थे पक्के खेकर। पक्के खेकर का मतलब यहां पर यह है कि वे कभी रहे होंगे, थातवान रहे होंगे, यानी कभी वो भूमि के स्वामी रहे होंगे, और किसी कारणवश उन्होंने जो अपनी भूमि है वो बेच दी और अब वे किसी थातवान के अंतर्गत काम कर रहे होंगे। कच्चे खेकर की बात करें तो यानी ये कृषक ही रहे होंगे, और ये शुरू से ही और हमेशा जो भूस्वामी है यानी थातवान है उसके अंडर रहकर यहां पर क्या करते होंगे? कृषि का कार्य करते होंगे। अब यहां पे एक नाम और आता है और वो आता है सिरतान। देखिए सिरतान जो होता था ये वार्षिक भोगी होता था, यानी वार्षिक रूप से ये कार्य करता था। और यहीं पर बात करें तो सिरतान के लिए एक अलग नाम मिलता है, वह है टेंटेंट एट विल। तो देखिए ये चीज आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछेगा कि टेंटेंट एट विल किसे कहते थे? जो वहां पे जो बंदोबस्त अधिकारी होते थे तो सिरतान को कहते थे। और सिरतान ये कहता था कि वार्षिक रूप से भूमि पर काम करता था जो थातवान की भूमि है। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 18 है और यह हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, और इसका आंसर दीजिए जरा कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने संपूर्ण बेना भूमि तथा केसरे हिंद भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। और काफी डीप लेवल का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम लेवल का है। तो बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। तो बताइए 1823, 1893, 1856 या फिर 1864। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1893। क्या मिलेगा? 1893। तो ध्यान रखना दोस्तों 1893 इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर अगर आपको ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहां पे आप सभी जानते हैं यहां पे 80 साला बंदोबस्त हुआ था। 80 साला बंदोबस्त यानी जो ट्रेल द्वारा करवाया गया था, और यहीं पर जो पहला बंदोबस्त हुआ था यानी ये वाला 80 साला वाला बंदोबस्त, यहीं पर ग्रामीण जो सीमा है वो निर्धारित कर दी गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 1856 की बात करें तो 1856 में जो हेनरी रैमजे था वो गद्दी पर बैठा था, यानी हेनरी रैमजे कुमाऊं का कमिश्नर बना था। और यहीं पर 1864 की बात करें तो 1864 में जो यहाँ पे इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यानी वन विभाग है उसकी स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर ये किताब है और इसका आंसर दीजिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, जरा बताइए। काफी अच्छा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए जरा कि जो खस परिवार कानून है, द खस फैमिली लॉ, इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? डॉक्टर पन्नालाल, डॉक्टर एल.डी. जोशी, ये एटकिंसन या फिर क्रुक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा कि खस परिवार कानून यानी जो खस जो फैमिली लॉ है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा। तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो आपको मिलेगा बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है DL यानी डॉक्टर एल.डी. जोशी, यह बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर एल.डी. जोशी जी ने यहां पर जो यह पुस्तक है यानी द खस परिवार कानून, जिसे हम द खस फैमिली लॉ कहते हैं इंग्लिश में, इसका प्रकाशन क्या था, इस पुस्तक को लिखा था। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें एटकिंसन की तो उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस गजेटर लिखा था।
द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर इन्होंने लिखा था। तो यह पुस्तक तो हो गई एटकिंसन की। और एक दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है और वह आपको इंपॉर्टेंट करनी है और वेरी इंपॉर्टेंट करनी है, और यह पुस्तक दोस्तों यहां पर यह है द ट्राइब्स एंड कॉर्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। द ट्राइब्स एंड कॉर्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कुरुक हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? कुरुक है। तो इन पुस्तकों को दोस्तों याद करना है और इस पुस्तक को आप स्पेशल ध्यान रखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टफ लेवल का प्रश्न है। तो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब है क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर दीजिए जरा कि भगवान गोलू देवता किसके पुत्र थे? तो देखिए दोस्तों, हम आपको यहां पे क्वेश्चन करा रहे हैं, बीच में कई पेज ऐसे हैं जहां पे आपके काम का कुछ भी नहीं है क्योंकि वहां पे कुछ एक्ट दिए हुए हैं जो हमारे काम के, हमारे एजुकेशन के पॉइंट से बिल्कुल भी काम के नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा कि भगवान गोलू देवता किसके पुत्र थे? झालराय के, हलराय के, गंगनाथ के या फिर राजा उदय चंद्र के? तो बताइए जरा क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो झालराय जी हैं उनके पुत्र का नाम था हलराय और हलराय के पुत्र का नाम क्या था? गोलू देवता जी, है ना। तो यहां पर यह ध्यान रखना गोलू देवता जी के पिता का नाम क्या था? हलराय था। तो ध्यान रखना हलराय क्या था? गोलू देवता जी के पिता का नाम था। और गोलू देवता जी से दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि इनके बचपन का नाम गोरिया था। क्या था? गोरिया। देखिए गोरी नदी में इन्हें फेंक दिया गया था, यानी एक संदूक में फेंक दिया गया था। इसकी कहानी दोस्तों हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमें अभी एग्जाम दृष्टि से देखना है। तो गोरी नदी में फेंकने के कारण इनका नाम गोरिया नाम से जाना गया था। तो गोरिया इनके बचपन का नाम था। और यहीं पर अगर गंगनाथ जी की बात करें तो गंगनाथ देवता की बात करें तो इनके पिता का जो नाम था वह था उदय चंद्र जी, यानी राजा उदय चंद्र। तो इन्हें भी ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे केवल इतने ही प्रश्न बनेंगे। और इनके मंदिर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अल्मोड़ा में है ना। अब है क्वेश्चन नंबर यहां पे 22 और इसका आंसर दीजिए जरा कि इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग की स्थापना 1864 में ब्रिटिश ब्रिटिश की सहायता से की गई, वह मूलतः किस देश से संबंधित थे? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए जरा क्या होगा। और काफी अच्छा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं जो इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है यानी वन विभाग है, इसकी स्थापना सबसे पहले 1864 में की गई, ब्रिटिश ब्रिटिश की सहायता से की गई। और ब्रिटिश ब्रिटिश की सहायता से की गई है तो आपने यह बताना है कि जो ब्रिटिश ब्रिटिश है वो मूलतः किस देश से संबंधित थे, किस देश के निवासी थे? फ्रांस के, ब्रिटेन के, जर्मनी के या फिर नीदरलैंड के? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर है और आप सभी इसका सही आंसर दे रहे हैं और यह है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी। ब्रिटिश ब्रिटिश की बात करें दोस्तों तो वे मूलतः कहां के थे? जर्मनी के थे। और ये पहले महानिरीक्षक हुए थे इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज के यानी इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और अब यहां पे जरा देखिए दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पे देखिए कि यह है, जैसे बात करते हैं हम ब्रिटिश बैंडिस की बात करते हैं तो ब्रिटिश बैंडिस जर्मन के थे और पहले जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है यानी जो चीफ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है यानी वन महानिरीक्षक है 1866 में ये नियुक्त हुए थे यहां पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और 1864 में जो वन विभाग है इसकी स्थापना हुई थी। और एक फैक्ट दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, जो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस है यानी जो IFS यानी जो सेवा है ये 1800 यानी 1867 से शुरू हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों जो अब इंपॉर्टेंट है उसे नोट कीजिए। देखिए यहां तक आपने देखा, अब यहां पे देखिए कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में आया था। देखिए डिपार्टमेंट बन गया था 1864 में और उसके एक साल बाद इन्हीं की सहायता से अगले साल 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया जो पहला फॉरेस्ट एक्ट था। और फिर यहां पर देखिए जब फॉरेस्ट एक्ट आ चुका है और उसके बाद यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई कि 1868 में कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना की गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दोस्तों कि कुमाऊं में पृथक वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1868 में की गई है। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको यहां पर गढ़वाल की बात करें तो ध्यान रखना 1869 में गढ़वाल में पृथक वन विभाग की स्थापना की गई। सबसे पहले वन विभाग 1864 में, पृथक कुमाऊं वन विभाग की बात करें 1868 में और पृथक गढ़वाल वन विभाग की बात करें तो 1869 में। और यहीं पर अगर पृथक अगर टिहरी गढ़वाल में बात करें वहां पर तो यह हुआ था 1885 में। पॉइंट तो आपने ये देख लिए हैं। अब जरा यहां पे देखिए जब यहां पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हुई है और ब्रिटिश बैंडिस की बात हुई है तो यह चीज हमने कल की क्लास में आपको रिवाइज करवाया था। तो एक बार इसे जल्दी जल्दी देख लीजिए कि देश का प्रथम जो वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 में हुई थी और ब्रिटिश ब्रिटिश की सहायता से हुई थी तो जर्मन के थे।
फिर यहाँ पे देखिए 1884 में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 5 जून 1906 को की गई है और 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आप देखिए जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन फैक्ट को दोस्तों जरूर याद करना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आने वाले एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां तक ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए जरा कि चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य कब से शुरू हुआ। तो बताइए जरा, क्वेश्चन सरल है लेकिन रखा है हमने, बताइए जरा। और क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका आंसर भी दीजिए जरा कि किस वर्ष ब्रिटिश अधिसूचना के अनुसार वृक्षों की 8 प्रजातियों को सुरक्षित कर दिया गया, जंगली जानवरों का शिकार करना और मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया गया था। यानी अगर आपको शिकार पकड़ना है, मछली पकड़ना है तो आपको डिप्टी कमिश्नर की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होंगे दोनों के। तो देखिए 23वें क्वेश्चन की बात करें तो पहले आप दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है, सोचिए जरा। तो देखिए चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का जो कार्य शुरू हुआ था वो 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में। चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य 1890 में हुआ। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ब्रिटिश अधिसूचना के अनुसार जो वृक्षों की 8 प्रजातियों को सुरक्षित कर दिया गया, जंगली जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया गया, मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया गया, ये कब किया गया? तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1894। कब मिलेगा? 1894। अब यहां पर देखिए दोस्तों कुछ फैक्ट देखिए। अक्टूबर 1900 में, देखिए अक्टूबर 1900 में इसके तहत जो जानवरों का शिकार करना और मछली पकड़ना, इस नियम से बाद में मुक्ति दे दी। जब यहां पे ज्यादा विरोध होने लग गया था तो फिर इस नियम को बंद कर दिया गया। यानी जो डिप्टी कमिश्नर की परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी वो परमिशन बंद कर दी गई और मछली पकड़ने की जो यहां पे सुविधा थी वो चालू कर दी गई। तो यहां पर अक्टूबर 1900 में। फिर यहां पे देखिए कि अप्रैल 1903 में एक अलग नियम अनुसार जो सुरक्षित वन है इसे 2 भागों में बांटा गया। एक है बंद सिविल वन और एक है बंद सिविल वन। सॉरी यहां पे बंद हो गया और एक आएगा यहां पे खुला, ठीक है, बंद और खुला। तो बंद सिविल वन और खुला सिविल वन, तो 2 भागों में बांटा गया था अप्रैल 1903 में। लेकिन दोस्तों यह तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे भी ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो यहां पर है चीड़ों के लीसा टिपान के कार्य शुरू करने वाले प्रश्न के बाद दोस्तों, तो वह यहां पर यह है कि अक्टूबर 1902 में यानी इस अधिसूचना के तहत जो भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल या मलवा ताल में जो भी यहां पे ताल है, यहां पे बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध घोषित कर दिया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे याद करें और अभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। अक्टूबर 1902 के तहत भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और जितने भी यहां पे आसपास जो ताल थे, जो मुख्य ताल थे, वहां पर बिना लाइसेंस वालों को मछली पकड़ना यहां पर अवैध घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये हो चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है। अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, 26 का आंसर और 27 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको पूछा है कि आरक्षित वन क्षेत्र के विरोध में सर्वप्रथम नैनीताल के गोला वन, यहां पे वन 2 बार आ चुका है, गोला वन क्षेत्र में आग लगाई गई थी। अब देखिए दोस्तों जब वन आरक्षित कर रहे थे, वन का संरक्षण कर रहे थे अंग्रेज, तो जो गांव के लोग थे, जो पहाड़ी लोग थे, क्योंकि उनका जो मुख्य रोजगार व्यवसाय था वो जंगल से होता था, तो यहां से वो काफी परेशान हो गए थे। तो जब परेशान हो गए थे तो इसकी चिढ़ में इन्होंने क्या किया था कि आग लगाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले नैनीताल के गोला वन में आग लगाई गई। तो यह आग कब लगाई गई आप ये बताइए, 1916, 1921, 1920 या फिर 1922? देखिए दोस्तों यूकेएसएससी आपको ऐसे प्रश्न खोजता है जो आपके लिए सबसे टफ हो। अगर यूकेएसएससी को डीप प्रश्न बनाने हैं, पेपर हार्ड बनाना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार रहें। तो इसका आंसर दीजिए जरा, फैक्ट वाला क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको याद करना है। तो इसका आंसर है 1916 और यह आपको ध्यान रखना है। फिर है थकलोड़ी के जंगल वनों में। देखिए ये तो सरल है, काफी बार रिवाइज हो चुका है। सोमेश्वर की जो दुर्गा देवी है उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई थी, सॉरी 1 माह की जेल हुई थी। किस वर्ष 1 माह की जेल हुई थी? तो बताइए कब हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1920 में या फिर 1922 में? ये 1920 2 बार आ चुके हैं। आप यहां पे 1923 कर देना। तो बताइए जरा कब दी गई थी? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा?
तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर आपको मिलेगा वो 1921 में मिलेगी। सोमेश्वर की दुर्गा देवी जी को 1 माह की जेल हुई थी और यहां पे हुई थी 1921 में। देखिए दोस्तों यहां पर एक फैक्ट आपको बता देता हूं, डॉक्टर अजय रावत सर की बुक के अनुसार, है ना, कहीं पर कुछ और भी डाटा मिलता है लेकिन हम डॉक्टर अजय रावत सर की बुक के अनुसार बोल रहे हैं, उस रेफरेंस के आधार पर बोल रहे हैं। वह लिखते हैं कि जो सोमेश्वर की दुर्गा देवी जी हैं वह पहली व्यक्ति थी जो गिरफ्तार हुई थी इस काम में। तो स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला वह कौन लिखते हैं? दुर्गा देवी जी को लिखते हैं। खैर दोस्तों ये प्रश्न विवादित है इसलिए हम आपको यहां पे लिखाए नहीं है स्पेशल, केवल आप याद कर सकते हो कि अजय रावत सर की बुक में यह लिखा है। तो यहां पर यह हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 27 और यहां पर यह दीजिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं से सर्वप्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता जी की हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी बताइए जरा? तो बताइए जरा कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, फिर वहां पे वही क्वेश्चन है, हमने सभी क्वेश्चन ऊपर को लिख देते। तो बताइए यहां पे क्या होगा? 1900 यहां पे भी 23 कर दीजिए। तो बताइए जरा कब हुई थी? तो आप सभी अब इसका सही आंसर देंगे क्योंकि 1900 तो ये हो नहीं सकता 23 वाला। तो बताइए कब हुई थी? 1920, 21 या फिर 22? तो बताइए जरा कब हुई थी? तो देखिए इसका दोस्तों जो सही आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा 1921। 1921 में हुई थी, मार्च माह के तीसरे सप्ताह में हुई थी और ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो मोहन सिंह मेहता जी है उनसे कुछ फैक्ट आप ध्यान रख सकते हो कि इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, 1897 में हुआ था, है ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना है आपको कि 1921 में असहयोग आंदोलन के कारण यानी इसमें भागीदारी के कारण उन्हें क्या हुई थी? जेल हुई थी। और यहाँ पे बाद में 1957 से 67 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। तो इन फैक्ट को दोस्तों आप ध्यान रख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 28 और इसका आंसर दीजिए जरा कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को किस वर्ष सौंपी? तो इसका आंसर दीजिए जरा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है और दीजिए जरा, अप्रैल 1921, मई 1921, अक्टूबर 1921 या फिर सितंबर 1925? तो बताइए जरा कब दी थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को? तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा? तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा अक्टूबर 1921 में। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? अक्टूबर 1921 में सौंपी थी। यहां पे देखिए दोस्तों फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि कब गठित हुई थी? तो 13 अप्रैल 1921 को गठित हुई थी। कब गठित हुई थी? 13 अप्रैल 1921 को गठित हुई थी। यह प्रश्न यूकेएससी से आपको पूछ भी चुका है और यहां पे यह भी पूछा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, किसके समिति की मतलब किसके उसमें अध्यक्षता में हुई थी? तो पी विडम की अध्यक्षता में हुई थी। और साथ ही दोस्तों यहां पे 2-3 साथी इसके और भी थे जैसे आरजी मेरियट हो गया, ठाकुर जोध सिंह हो गया और लक्ष्मीदत्त पांडे जी हो गया। तो यह भी इस कमेटी में शामिल थे। फिर यहां पे देखिए अक्टूबर 1921 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दी थी, यानी सरकार को सौंप दी गई थी। फिर कुछ फैक्ट यहां पे देखिए कि इस कमेटी की सिफारिश पर शासन द्वारा 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी में कम्युनिटी फॉरेस्ट पंचायती प्रबंधन की तर्ज पर पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें कैलाश चंद्र गेरवाल जी को इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट करने के लिए दिया गया और उन्होंने काफी अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और फिर इन्हीं के रिपोर्ट के बाद में क्या हुआ? वन पंचायतों का गठन किया गया। तो यहां तक तो ये था दोस्तों। और एक चीज आप यहां पे देखिए कि यहां पे जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनाई गई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए मुख्य उद्देश्य यहां पे ये था कि जो श्रेणी 1 के जंगल है उसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत लाना और उसके अंतर्गत जो ग्रामीण है उन्हें जो वनों के कटान हेतु कुछ स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्रता प्राप्त कराना था। तो इसके लिए यहां पे ये करना था। और जब श्रेणी 1 के जो वन होते थे यानी जैसे बांस के वन हो गया, है ना, बांस के वन हो गया, जो ग्रामीण क्षेत्र के थोड़ा नजदीक होते थे, तो वहां पर क्या होता था कि वहां पे उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई। और स्वतंत्रता जब दी गई तो यहां पे क्या हुआ? अत्यधिक दोहन शुरू होने लग गया। तो अत्यधिक जब दोहन शुरू हो गया तो फिर बाद में जब अत्यधिक दोहन शुरू हो गया दोस्तों, तो आप ध्यान रखना बाद में क्या हुआ था कि 1864 में 1964 में यहां पे ले लेता हूं, 1964 में इस एक्ट को बंद कर दिया गया और सभी वनों को कहां पे ला लिया गया? जो वन विभाग है उसके अंतर्गत ला लिया गया। तो यह फैक्ट भी आप ध्यान रख लेना, जो श्रेणी 1 के जंगल है 1864 में बाद में वन विभाग के अंतर्गत ला लिया गया। पहले राजस्व विभाग के अंतर्गत था, बाद में वन विभाग के अंतर्गत ला लिया गया। तो यहां पर दोस्तों यह फैक्ट है। और एक चीज दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, ये थोड़ा मुझे विवादित लगा है लेकिन अजय रावत सर की बुक में है तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि देखिए यहां पे अजय रावत सर की बुक में 2-3 चीजें लिखी गई है। सबसे पहली तो बात यहां पे लिखी गई है कि नैनीताल, ध्यान रखना आप भी लिख लीजिए, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, नैनीताल, पिथौरागढ़, इसके अलावा हो गया पौड़ी और यहीं पर दोस्तों नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी और यहीं पर बात करें यहां पर अल्मोड़ा। तो यहां पर
1930 में वन पंचायतों का गठन किया गया। क्योंकि वन पंचायतों का गठन यहाँ पे 1930 में किया गया, क्योंकि 1930 थोड़ा विवादित लगता है, क्योंकि 1931 में कहा जाता है कि पहली वन पंचायत का गठन हुआ था, तो थोड़ा ये तिथि विवादित लगती है। इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रख लेना 1930 या फिर 31 दोनों तिथि मानकर कि नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा में 1930 में वन पंचायतों का गठन किया गया। और 1932 में अजय रावत सर की बुक के अनुसार 1932 में जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद में वन पंचायत का गठन किया गया, वन पंचायत का गठन किया गया। तो सिंपल पूछा जाएगा कि चमोली जनपद में वन पंचायत का गठन किस वर्ष किया गया? 1932 में किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इन फैक्ट को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो यहां तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। तो बताइए जरा कि वृक्षण का विलाप जो यहां पे कविता है, इसके लेखक कौन है? चारूचंद्र पांडे, गौरीदत्त गोरदा, कैलाश बिष्ट या फिर रघुवर दत्त? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों सही है गौरीदत्त पांडे यानी गोरदा जी। और यहीं पर दोस्तों एक फैक्ट आप ध्यान रखना कि इस पुस्तक का प्रकाशन बाद में, यानी जो ये कविता, देखिए कविता तो लिखी गौरीदत्त पांडे ने, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ बाद में वो चारूचंद्र पांडे जी द्वारा करवाया गया था। और अपनी पुस्तक छोड़ी गुलामी की राह नामक एक पुस्तक है उनकी, छोड़ो गुलामी नाम से कुछ, वहां पर इन्होंने करवाया था। तो चारूचंद्र पांडे जी ने प्रकाशन करवाया था, लेकिन कविता किसकी है? मूल रूप से गौरीदत्त पांडे की है और 1926 में इन्होंने कविता लिखी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 30 और इसका आंसर दीजिए जरा कि ब्रिटिश वन नीति के संदर्भ में किस अखबार ने यह कहा था कि ब्रिटिश वन नीति में सरकार की सत्यता को परखना नामुमकिन है? तो देखिए यहां पे दोस्तों हमने आज डीप लेवल वाले प्रश्न रखे हैं, और डीप लेवल वाले प्रश्न इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर आपको आयोग डीप प्रश्न पूछता है तो यही पूछेगा। तो बताइए जरा इसका आंसर सही क्या होगा? हमें आपको अजय रावत सर की बुक को कंप्लीट कराना है और कोशिश करनी है कि एक भी फैक्ट आपका बाहर ना छूटे जो यूकेएसएससी आपको पूछवाए। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों, ये मिलेगा आपको शक्ति समाचार पत्र, और बद्रीदत्त पांडे द्वारा शक्ति समाचार पत्र के यहाँ पे क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही है, और कुछ प्रश्न हमने आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, इन सभी के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में लिख देना, शक्ति समाचार पत्र के बारे में। तो देखिए अल्मोड़ा अखबार के बारे में आपको लिखना है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था, इसके संपादक कौन कौन थे, इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वह कौन सा था, है ना, और यहाँ पे जो बद्रीदत्त पांडे जी थे वह इसके कब संपादक बने थे, कब यहाँ पे ये बंद हो गया था, है ना। ऐसे हितैषी समाचार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, पुरुषार्थ समाचार काफी चर्चा में रहा था, इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही है, और पेज नंबर लगभग हमने 260 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर 2-3 दिन में दोस्तों हम आपके लिए 50-60 पेजेस और लाएंगे यहाँ पे, और जल्द ही हम अजय रावत सर की बुक को कंप्लीट भी कर देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में।